ये असिस्टेंट अटॉर्नी का, इसमें आपका एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है तो बिजनेस के कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट का पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1970। ठीक है, सबसे पहले हम रूल 3 की बात करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो बिजनेस है उसको एलोकेट कैसे करना है। ठीक है, इस हवाले से जो सेक्रेटेरिएट है ना, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे जो कि स्केड्यूल 1 कॉलम के मुताबिक होंगे। सही है, फिर जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो न्यू डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, या जो भी पहले से ऑलरेडी बने हुए डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन में वेरिएशन की जा सकती है और उनके नंबर में वेरिएशन की जा सकती है। ठीक है, अब काम जो है गवर्नमेंट का उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो तरीकाकार स्केड्यूल 2 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का काम यह है कि जो डिपार्टमेंट के मामलात हैं जो कि स्केड्यूल 2 के मुताबिक आपने फिर ट्रांसफर करना है उसे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ये हाँ रूल 3 जी। की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसके सब क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के किसी हिस्से को, या अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पार्ट्स हैं या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें उनको असाइन किए जा सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर ही रेगुलेट करेंगे। सही है, और साथ लेकिन शर्त ये है कि वही डिपार्टमेंट आप आगे असाइन कर सकते हैं जो कि जिसके आप इंचार्ज हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको भी डेजिग्नेट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, जो कि लॉ प्रोवाइडेड है पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001। हाँ जी, क्लियर है आपको? तो रूल 3 में हमने हाँ क्या जी। सीखा? एलोकेशन ऑफ बिजनेस देखा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे स्केड्यूल 1 कॉलम 2 के मुताबिक। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, उसकी कंपोजिशन में वेरिएशन कर सकते हैं, फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको स्केड्यूल 2 के मुताबिक डिफरेंट मिनिस्टर्स को एलोकेट किया जा सकता है। ठीक हो गया, और जहां पर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद रूल 4 में देखते हैं कि डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, मतलब वो जो डिपार्टमेंट है उसकी स्टैब्लिशमेंट किस तरह से नजर आएगी। देखो, एक डिपार्टमेंट है जो कि जिस पर मुश्तमिल होगी, किस पे? मिनिस्टर होगा, उसमें सेक्रेटरी होगा, और उतने ऑफिशियल्स होंगे जितना कि गवर्नमेंट डिटरमिन करता है कि एक डिपार्टमेंट में इतने लोग होना जरूरी है। बात समझ आ रही है? बोलो। हाँ मिनिस्टर, जी। हाँ जी। सेक्रेटरी एंड डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास होगा सेक्रेटरी की तरफ से, जिसके मुताबिक उस डिपार्टमेंट में जितने भी अफसरान होंगे या जो ब्रांचेस सेक्शंस बनी होगी उनके दरमियान वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, ये रूल 3 हमने एलोकेशन बिजनेस देख लिया, फिर हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी देख ली। उसके बाद रूल 5 में आते हैं कि चीफ मिनिस्टर के कामों में क्या चीजें आती हैं। एक तो वो हेड ऑफ द कैबिनेट है। ठीक है, पॉलिसी मैटर में उसने कोऑर्डिनेट करना है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के तहत जितने भी डेजिग्नेटेड काम है ना, असाइंड है, उसको उसने परफॉर्म करना है। ठीक हो गया, अच्छा, उसके बाद डी क्लॉज में आगे ये बताया गया है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको कॉल करना है, वो आपको इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। ठीक है, फिर जो कैबिनेट के डिसीजंस होंगे, जो भी प्रपोजल्स आएंगी उस पे कैबिनेट ने क्या फैसला लिया उसके हवाले से आपने गवर्नर को इंटीमेट करना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताना है गवर्नर को कि जो प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात हैं उसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो फर्निश करनी है आपने। ठीक है, अगर गवर्नर तकाजा करती है तो कोई मामला सबमिट किया जाएगा ताकि कैबिनेट उसको कंसिडर करें, और फिर जो फैसला लिया जाएगा चीफ मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी मिनिस्टर की तरफ से, वो उस पे उसको मतलब कि रिक्वायर किया जाएगा कि इस पे फैसला दिया जाए, या अगर कोई मामला कैबिनेट ने गौर फिक्र नहीं किया। ठीक है, और अगर गवर्नर तकाजा करती है तो कैबिनेट की रिकंसिडरेशन के कोई मामला सबमिट किया जा सकता है कि इस पे कैबिनेट। सही है, तो उसके मुताबिक कि फिर गवर्नर क्या करेगा, कंप्लायंस करते हुए जो भी रिकंसिडर किया गया कैबिनेट। ठीक है, ये कहा गया है कि जो उसके आखिर में जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल उसका जो पार्ट ए है
उसके उसके वाले से जो भी मामलात पे फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह स्केड्यूल 7 के पार्ट बी में जो केसेस एन्यूमरेटेड हैं वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट किए जाएंगे ताकि उसको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर फिर और मामलात के हवाले से भी तकाजा कर सकता है कि इसके बारे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हाँ जी, आपको समझ आ रही है? हमने रूल 3 से हाँ स्टार्ट जी। किया था, हमने बिजनेस की एलोकेशन के बारे में पढ़ा, हमें ये पता चल गया कि हम फिर डिपार्टमेंट जो बनाएंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, फिर चीफ मिनिस्टर ने क्या काम करना है, ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर के बाद अब हम मिनिस्टर की फंक्शंस पे आते हैं। रूल 6 फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर में ये बताता है कि डिपार्टमेंट में जो बिजनेस कंडक्ट करना है और जो पॉलिसी मेकिंग का काम करना है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो अहम मामलात हैं जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उस हवाले से भी चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन करनी है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर को केस सबमिट करना है जैसे रूल्स रिक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना है जो भी मामलात उससे डिस्पोज ऑफ होंगे कि जो इम्पोर्टेंट मैटर्स डिसाइड किए गए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट में असेंबली में जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस है उसको कंडक्ट भी इसने करना है। क्लियर होगी मेरी बात? एलोकेशन बिजनेस हाँ देखा जी। हमने, एस्टैब्लिशमेंट देख ली, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट देख लिया, फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर भी देख लिया, हमने मिनिस्टर के फंक्शंस भी देख लिए। अब रूल 6A पे आते हैं जिसमें एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से बताया गया है कि वक्तन फोक्तन डिफरेंट ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स प्रोवाइड की अपॉइंट किए जाएंगे जो कि अपने रिस्पेक्टेड ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है। जिसके लिए चीफ मिनिस्टर स्पेसिफाई कर देगा कि इनकी अपॉइंटमेंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम रूल 7 पे आते हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होंगी। तो इसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मामला जो डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने हैं उसके लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या करेगी, जनरल और स्पेशल ऑर्डर के जरिए इशू करेगी चीफ मिनिस्टर को कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं जिसके हवाले से ये मुतलका डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। और फिर उन मिनिस्टर्स को वो काम क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट कर दिया जाएगा, जिसमें पब्लिक रिलेशंस और कई किस्म के मामलात आ सकते हैं जो कि मिनिस्टर को हैंड ओवर किए जाएंगे, ठीक है। साथ मजीद ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऐसे फंक्शंस को अंडरटेक नहीं करेगी जो कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगी। मतलब कि आपने डिपार्टमेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, ना ही करने की जरूरत है। बात समझ आ गई कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज हैं? हाँ जी। जी। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद रूल 8 में हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के पावर्स और फंक्शन क्या हैं। तो उसमें ये बता दी गई जो चीफ सेक्रेटरी है वो ऑफिशियल हेड होगा सेक्रेटेरिएट का, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और उस हवाले से जो केस है चीफ मिनिस्टर के सामने सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरली वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के मैटर्स के हवाले से, मतलब पब्लिक पीस के हवाले से, और किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे कोई अटैच डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनसे वो मालूमात मंगवा सकता है, ठीक है। और वो कैबिनेट का सेक्रेटरी कहलाएगा, ठीक है। फिर रिकॉल करवाती हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलोकेशन ऑफ बिजनेस पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ा, चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस पढ़े, फिर मिनिस्टर के फंक्शन पढ़े, फिर एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा, और अब हमने चीफ सेक्रेटरी की पावर्स और फंक्शंस को देख लिया। क्लियर है आपको? हाँ जी। उसके बाद लाइन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इसने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को असिस्ट करना है जब पॉलिसी मेकिंग का काम होना है, ठीक है। और जो भी इतला वगैरह देनी है मिनिस्टर्स को, जो कि रिक्वायर्ड है कि उसने चीफ मिनिस्टर को सबमिट करनी है, उस हवाले से वो उन्हें आगाह करेगा, ठीक है। जो सैंक्शन पॉलिसीज हैं जो अप्रूव कर दी गई हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये उसकी ड्यूटीज में शामिल है। और ये डिपार्टमेंट का ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होगा कि उस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन कायम करना, प्रॉपर कंडक्शन ऑफ बिजनेस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फिर इसकी ये भी ड्यूटी है कि लाजमी तौर पर कि जब भी कोई किसी प्रपोजल कोई तैयार होता है लेजिस्लेशन के हवाले से, तो उसमें जो मिनिस्टर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है
तो कैबिनेट में वो सबमिट करेगा, ठीक है। ये सेक्रेटरी के फंक्शंस में शामिल है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिस्टर को बिजनेस के प्रॉपर कंडक्ट के हवाले से, मुतलका डिपार्टमेंट के हवाले से, कि इन्फॉर्म करना है कि डिपार्टमेंट का काम कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और कैसे मामला डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं मिनिस्टर के रेफरेंस के बगैर, बाकी मामला मतलब कैसे हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि चीफ मिनिस्ट्री को इसने इन्फॉर्म करना है इंपॉर्टेंट केसेस के हवाले से, डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि अगर ये नोटिस की पॉइंट आउट किया जाता है कि कोई ऐसा जो कि मिनिस्टर ने नज़रअंदाज कर दिया है, उसकी तरफ उसने तवज्जो नहीं दिलाई, तो उसकी तरफ उसको तवज्जो दिलाई जाएगी, ठीक है। उस पर अगर मिनिस्टर डिसएग्री करता है सेक्रेटरी के साथ, तो मिनिस्टर को फिर रेफर, वो जो केस है वो चीफ मिनिस्टर को रेफर करना पड़ेगा कि उस पर वो क्या ऑर्डर करता है। उसके अलावा सेक्रेटरी से रिलेटेड, सेक्रेटरी के अंडर जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे जो ऑर्डर्स जो हैं, वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो डिस्पोज ऑफ करवाने हैं, उस हवाले से ये जिम्मेदार है। उसके साथ ये कि जो डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उसकी केयरफुल ऑब्जर्वेंस ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बिजनेस के कंडक्ट के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी ये इशू करेगा, ठीक है। जब भी कोई केस सबमिट किया जाता है मिनिस्टर को ऑर्डर्स के हवाले से, तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो ये भी सजेस्ट करे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, रूल 3 से लेके रूल 9 तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जनरल प्रोसीजर पढ़ने लगे कि बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि बिजनेस की डिस्पोजल के हवाले से एक अदारा बनाया गया है जिसे हम कहते हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ये इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, ठीक है, कि किस तरह से आपने बिजनेस को कंडक्ट करना है। तो इसे सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन की सूरत में आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा केस है जो कि चीफ सेक्रेटरी किसी अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी जाएगी। फिर ऑर्डर्स जो ऑर्डर्स ऑब्टेन करेगा चीफ मिनिस्टर के, और फिर चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा इस पर, वो तमाम ऑर्डर्स रिटर्न में होंगे। अगर वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं तो जो अथॉरिटी रिसीव करेगी वो फिर से रिटर्न में रिड्यूस करके इंटीमेट कर देगी जिसने ऑर्डर्स इशू किए हैं, ठीक है। आगे 4 क्लास में ये बताया गया कि अगर कोई ऑर्डर करता है और उस पॉलिसी डिसीजन के, तो ऑफिसर जो उससे नीचे है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, उसका फर्ज बनता है कि वो पॉइंट आउट करे कि क्या कॉन्ट्रावेंशन आ रही है, क्या नॉन कंप्लायंस हुई है, ठीक हो। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। रूल 11 में अब हम पढ़ने लगे हैं कि जो ऑर्डर्स पास होने हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होने हैं, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो किस फॉर्मेट में इशू किए जाएंगे। तो इसमें रूल 11 में ये बताया गया कि जो तमाम एग्जेक्टिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नर के नाम पे एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ये है कि उसमें अगर कोई ऑर्डर होता है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रूमेंट है, तो हर ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट पे ये जो फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैं इनके नाम, इनके दस्तखत होंगे: सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज। या और अगर इन इंस्ट्रूमेंट पे मजीद रिक्वायर किया जाएगा, ये क्या कहते हैं, सेक्शन ऑफिसर और जो स्पेशल ड्यूटी पे ऑफिसर होगा उसके भी दस्तखत लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नर के बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना है या एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी मामलात हैं, वो तमाम लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किए जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पार्ट ए पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मिसलेनियस पहले की रैंडम प्रोविजंस पढ़ी हैं कि बिजनेस एलोकेट कैसे होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, चीफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या है, मिनिस्टर के फंक्शन क्या है, एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद जनरल प्रोसीजर क्या है बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से। सॉरी, इसके बाद वो आता है एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट के बाद आता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज़ हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी की जो फंक्शंस एंड पावर्स हैं, सेक्रेटरी के पावर्स फंक्शंस क्या हैं,
उसके बाद जनरल प्रोसीजर आ जाता है डिस्पोजल ऑफ केसेस के। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स और ऑर्डर्स के वाले से भी पढ़ लिए कि वो गवर्नर के नाम पे इशू होते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। आगे चलो। अच्छा जी, अब हम हाँ जी। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के हवाले से कुछ रेफरेंसेस यहाँ पढ़ने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले गवर्नर के रेफरेंस की बात होती है रूल 12 के तहत। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसे गवर्नर ने इशू करना है और उसकी स्पेसिफिक अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो जब वो केस रेफर किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? उस पर अपनी एडवाइस टेंडर करेगा। ठीक है। और साथ वो केस किसको सबमिट कर दिया जाएगा? गवर्नर को कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको देखने के बाद गवर्नर उसको अप्रूव कर देगा, फिर दोबारा से उसको चीफ मिनिस्टर को रिटर्न कर देगा। अब ये जो केसेस हैं जो खसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल रिक्वायर कर रहे हैं, ये स्केड्यूल 3 के पार्ट ए में इन्यूमरेटेड है। ठीक है। उसके अलावा जो केसेस स्केड्यूल 3 के पार्ट बी में इन्यूमरेटेड हैं, वो गवर्नर को सबमिट किए जाएंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के थ्रू। सही है। उसके बाद सब क्लॉज 3 में ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसे गवर्नर ने इशू करना है और उसमें वो अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर ये होगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो केस चीफ मिनिस्टर के जरिए गवर्नर को सबमिट करेगा, जिसके अंदर एक प्रिसाइज मतलब मकसद लिखा जाएगा कि ये है किसके हवाले से, और उस पर ये लिखा होता है, एंडोर्समेंट दी होती है, समरी फॉर द गवर्नर। रेलेवेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं, फिर बताया पॉइंट आउट किया जाता है कि कौन से ऐसे मामला हैं जिसके हवाले से डिसीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो फिर ये होता है कि ये, लेकिन इसमें कुछ ऐसे केसेस भी बताए हैं कि जिसमें अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर के साथ, तो फिर वहां पर ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना, पहले उससे कंसल्ट करते हुए होता हुआ फिर गवर्नर उस पर अप्रूवल देता है। तो इस तरह के अगर केसेस हैं तो स्केड्यूल 3 पार्ट सी, जो स्केड्यूल 3 का पार्ट सी उसमें बताया गया है। अच्छा, साथ अब ये बताया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को तमाम अहम मामलात के हवाले से इन्फॉर्म्ड रखेगा। अब चाहे इसमें पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, मेजर डेवलपमेंट्स हैं, प्लानिंग का सेक्टर है, इकोनॉमिक का सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तमाम चीज़ों के हवाले से वो उसको इन्फॉर्म रखेगा। ठीक हो गया। उसके बाद पहले तो हमने गवर्नर के हवाले से रेफरेंस पढ़ लिया, अब हम रूल 12 ए में पढ़ेंगे रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अगर ऐसा कोई केस है जो कि चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, जैसे कि मामलात हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम है, ठीक है, या फिर केसेस एनिमरेटेड हैं स्केड्यूल 7 के पार्ट ए में, ठीक है, या फिर स्केड्यूल 7 का पार्ट बी के से रिलेटेड केसेस हैं, तो वो क्या होगा कि उसकी अप्रूवल के लिए चीफ मिनिस्टर को सबमिट किए जाएंगे ताकि उसको इन्फॉर्म किया जाए। फिर ये भी है कि वह अपनी मालूमात के लिए मजीद रिक्वायर कर सकता है ये केस सबमिट किया जाए। ठीक हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये भी पार्ट बी भी हो गया कि कौन से रेफरेंसेस हैं जो कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर से मुतल्लिका है। ठीक है। अब हम डिपार्टमेंटल प्रोसीजर पढ़ते हैं। रूल 13 में ये कहा गया है कि जब कोई केस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो जो इंचार्ज होता है ना डिपार्टमेंट का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करें। ठीक हो गया। और इसमें यह है कि जब तक वो कंसर्न डिपार्टमेंट उस इशू को कंसिडर नहीं कर लेती, तब तक वो केस चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई केस अर्जेंसी का है और उसमें चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि ये रिक्वायरमेंट्स को डिस्पेंस करते हुए, मतलब छोड़ते हुए, अर्लीस्ट पॉसिबल वो आप काम करके फिर आपने फिर भी वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने वो आपने रखना है मामला। ठीक है। अगर डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोई ओपिनियन का डिफरेंस आ जाता है तो ये केस फिर चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया जाता है। अगर कोई ऐसा मामला है जो अर्जेंसी का है और वो फिर ये है कि किसी भी स्टेज पे अगर चीफ मिनिस्टर को सबमिट करना ज़रूरी है, तो उसको सबमिट किया जाएगा। जहां पर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, तो उसमें तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स जो डिटरमिन करने वाले हैं उसकी नोटिस में लाए जाएंगे। ठीक है। अगर जहां पर तमाम चीज़ों के मामलात के बारे से अगर कंसल्टेशन नहीं भी रिक्वायर्ड होगी ना, तो फिर ये होगा कि उन्हें कॉपीज ट्रांसमिट कर दी जाएंगी उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जिनका उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके बाद ये
स्पेशल कोड्स में ना ये कॉपी भिजवाई जाएगी, जिसे साइपर टेलीग्राम्स कहते हैं, ठीक है। साइबर ब्यूरो ये कोड्स में बात करता है, सीक्रेट जैसे लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जैसे चीफ मिनिस्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास करेगा, उसके मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा, उसके अलावा मिनिस्टर ये मुतालबा कर सकता है कि अगर कोई ऐसा केस है जो उसकी डिपार्टमेंट के जरिए डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है, तो वो उसको पूछ सकता है। उसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी मतलब वो भी ये मुतालबा कर सकता है कि ये जो केस है उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट इसको रिजॉल्व करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चाहे सब रूल 5 हो, मतलब कोई कहता है ना मिनिस्टर के मेरे डिपार्टमेंट से मुतलका है, ये सब क्लॉज 6 के तहत कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का मामला है, तो फिर ये होगा कि उसके साथ वजूहात भी तहरीर की जाएंगी कि क्यों ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फिर ये होगा कि किसी वजूहात की बना पर अगर तो ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, तो ये इस चीज़ की वजाहत मिनिस्टर को की जाएगी जिसने वो रिक्वेस्ट सीक की थी, ठीक है। और इस मामले के हवाले से चीफ मिनिस्टर को भी नोटिफाई किया जाएगा। सही हो गया। अगर मिनिस्टर को लगता है कि फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है किसी दूसरी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो मामला उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज को रेफर किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। ये पार्ट से हाँ ही जी। हमने डिपार्टमेंटल प्रोसीजर स्टार्ट किया था कि हमें डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन जहाँ पर ज़रूरी होगी हमने करनी है। अच्छा, उसके बाद रूल 14 में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन इशू किए जाएंगे उसके लिए एक अदारा मौजूद है जिसे हम सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। अभी किन चीज़ों के मामलात के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगी? डिसिप्लिन का मामला है, सर्विस का मामला है, रिक्रूटमेंट का मामला है, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड, उनको कंट्रोल कैसे करना है, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कैसे करेंगी, ठीक है। और जो प्रिविलेजेस हैं, जो राइट्स हैं, उसको कैसे सिक्योर किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, और उनकी सर्विसेज की कंडीशन क्या है, क्या टर्म्स हैं, जो मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ होगा उसको रखने का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। अगर कोई ऐसी पटिशंस हैं जिसमें सदर को मुखातब करना ज़रूरी है, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज की तरफ से अगर आती है, उसको कैसे डील करना है। फिर फेडरल गवर्नमेंट की के तहत जो अपॉइंटमेंट्स होनी ऑफिसर की, उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और जो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट के तौर पे सर्व करेगा, तो इन तमाम मामला को ये जो डिपार्टमेंट है सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसको रेगुलेट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें ये लिखा गया है कि अब कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कॉन्सेंट के बाद के बगैर ऑर्डर्स ऑथराइज नहीं कर सकता अगर वो मामलात ये दर्ज झेल हैं, ठीक है। अगर तो कोई ऐसा मामला है जिसमें किसी डिपार्टमेंट के फंक्शंस जो हैं उसको लिमिटाइज किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है, या प्रोसीडिंग्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की जा रही हैं, या किसी डिपार्टमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, या रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसे मामलात हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा हैं, सर्विस मैटर से रिलेटेड, और उनकी इंटरप्रिटेशन है रूल्स एंड ऑर्डर्स की, वो मामला, और गवर्नमेंट सर्वेंट के जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर चेंजेस करनी है, तो इसमें अगर इन मामलात में कॉन्सेंट लेना ज़रूरी होगी फिर ही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है, मज़ीद आगे ये कहा गया कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मामला होगा ना, तो उसकी जो अप्रूवल है वो सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देगा, उसके बाद अप्रूवल दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन तमाम मामलात को चीफ सेक्रेटरी ने परफॉर्म करना है। चीफ सेक्रेटरी शैल फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर, तो ये जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा ये चीफ सेक्रेटरी इन मामलात को देखेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद रूल 14A हमें ये बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम होगी उसका डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा। अच्छा, इसका एक चेयरमैन होगा जो कि लीड करेगा, या आप ऐसे कहना है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो कि सेक्रेटरी के स्टेटस के तौर पे काम करेगा। दूसरा काम इसका ये है कि जो चेयरमैन है चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्शन टीम का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ किसको होगा, चीफ मिनिस्टर को होगा, और उसने चीफ मिनिस्टर
की डायरेक्शन के तहत सारे मामला करने हैं। उसके बाद रूल 15 में होम डिपार्टमेंट बताया गया है। होम डिपार्टमेंट जो मतलब मामलात की सबमिशन के हवाले से तरीक़ाकार बताया गया है। इस हवाले से एक होम सेक्रेटरी बनाया गया है जो कि चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म रखेगी तमाम मामलात के हवाले से जो कि पब्लिक पीस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जो इंचार्ज मिनिस्टर होंगे वो भी केस सबमिट करेंगे चीफ मिनिस्टर के सामने। ठीक है, और जहां पर ये खदशात हैं कि पॉलिटिकल रिपरक्यूशन हो सकती है, कोई अफरा तफरी फैल सकती है सियासी निज़ाम में, तो उस हवाले से भी चीफ मिनिस्टर को। अच्छा जी, उसके बाद रूल 16 में हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन की तरफ आते हैं। इसमें यह कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उसके लिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स ही किए जाएंगे, फिर ही आप एक मिनट, सॉरी, इसमें पहली बात तो ये है कि आपने फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मामलात करने हैं ना, तो उसके लिए आपको पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अब वो कौन से मामलात हैं जिसके हवाले से कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, तो ये नीचे उसका अंदराज दिया हुआ है, जैसे कि रेवेन्यू की रिलिंक्विशमेंट का, रमीशन का, असाइनमेंट का मामला है, या ग्रांट ऑफ गारंटी है, ये मादनियात से रिलेटेड, ठीक है, या एक्सपेंडिचर्स का मामला है, या गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज में टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस लानी है, टैक्सेस लेविट करने हैं, ड्यूटीज इंपोज करनी है, लोन्स कैसे फ्लोट किया जाएगा, बजट को कैसे रीअप्रोप्रिएशन उसकी करनी है, फाइनेंशियल प्रोसीजर में अगर कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, अकाउंट्स की कंपाइलेशन के हवाले से, या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, इन तमाम मामलात के हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन की जाएगी। अच्छा, बाकी फर्दर ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू करदा जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें बाकी मजीद ये कहा गया है कि जो प्रपोजल जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रीवियस कंसल्टेशन शामिल है, जैसे कि ऊपर बता दिया गया है, और लेकिन कंसर्न नहीं ली गई, ठीक है, तो इसमें लाजमी तौर पर देखा जाएगा कि कैबिनेट इस पे क्या डिसीजन देती है। सही है, फिर भी मतलब ये है कि उसमें फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं उसमें ऑल्ट्रेशन की जा सकती है उसकी वेरिफिकेशन कंडक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब पावर्स को डेलीगेट करना है, तो हर ऑर्डर जो होगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, उसमें सैंक्शन ऑडिट अथॉरिटीज को भी मतलब उसकी अप्रूवल ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ऑडिटिंग का काम करना है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद रूल 17 पे आते हैं जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ कंसल्टेशन के हवाले से है। तो ज़्यादातर लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट को उस वक्त कंसल्ट किया जाता है जब कोई लीगल पॉइंट है, या कानून की तशरीह का मामला है, या कोई अदालत में प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करनी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर कभी कोई सिविल प्रोसीडिंग की इंस्टीट्यूशन हुई है गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, और अगर कोई प्रपोज लेजिस्लेशन है तो उसमें ये होगा कि पहले कंसल्टेशन की जाएगी, ठीक है, जो रेफर की जाएंगी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई प्रपोजल आती है कहीं से भी ओरिजिनेट किया जाता है, तो उसमें ये है कि तमाम प्रपोज लेजिस्लेशन को जो करेक्ट फॉर्म में ढालना है वो तमाम मामलात कौन करेगा? पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जितनी भी एनैक्टमेंट्स हैं उनको कंसोलिडेट करना है, या सब्सटैंटिव लॉ को कोडिफाई करना है, बिल्स का मामला है, रिपीलिंग का मामला है। ठीक है, तो इस हवाले से पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेगा, फिर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा लेजिस्लेशन का, फिर इंक्वायरीज कंडक्ट की जाएंगी, और फिर एडवाइस टेंडर की जाएगी कि किस तरह से पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट को इस पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जब एडवोकेट जनरल से आपने जब कंसल्ट करना है, तो सबसे पहले आपको लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट्स लेट डाउन किए जाएंगे
कि एडवोकेट जनरल की ओपिनियन के वाले से कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पे वो डिज़ायर कर रहे हैं कि वो अपनी ओपिनियन दे। अगर तो कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है एडवोकेट जनरल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के दरमियान, तो फिर ये जो व्यूज़ हैं इसमें फिर ये जो केसेस हैं वो मिनिस्टर को सबमिट किए जाते हैं जिनका फैसला दरकार है। ठीक है, केस को फिर कैबिनेट में ही टेकअप किया जाता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद रूल 18 में बताया गया कि जहाँ जब रेफरेंस आता है हेड ऑफ रीजनल ऑफिस से या जो अटैच डिपार्टमेंट के हेड्स हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो जब ऐसा कोई केस है जो कि रिक्वायर कर रहा है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है, तो वो एक कंप्लीट फॉर्मेट में तमाम कंसर्न हेड्स को क्या कहते हैं उसको रेफ़र किया जाएगा मामले को। तो ये जो केस रेफ़र किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, वो ये होता है कि उसमें जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनके दरमियान कंसल्टेशन होती है उस मामले के हवाले से। ठीक है, अच्छा। उसके बाद रूल 19 में सेक्रेटरीज कमेटी हैं जिसमें ये कहा गया कि एक अदारा बनाया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट होगी के तहत, जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन से टाइम पे किस तरह से कॉमन इंटरेस्ट के मामलात के हवाले से मामलात को कंसिडर किया जा सकता है। और फिर किसी भी एडवाइस पे किसी भी केस पे एडवाइस टेंडर की जाएगी जब वो मामला कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के सामने रखा जाएगा। अगर सेक्रेटरी ये डिज़ायर करता है कि कोई ऐसा अहम मामला है जो कि सेक्रेटरीज मीटिंग में डिस्कस किया जाए, इस हवाले से इतला दी जाएगी सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, और फिर कॉपीज फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, कि कौन सी मामलात हैं कि जिनके हवाले से डिस्कशन करनी है। उसके बाद सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस सर्व करेगा मीटिंग का, साथ एजेंडा पेश करेगा मीटिंग से पहले। ठीक है, और अगर अर्जेंट आपने मीटिंग कॉल करनी है तो उसके लिए भी शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है। अब ये जो सेक्रेटरी मीटिंग्स हैं इन्हें सिर्फ सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अटेंड करेंगे और फिर मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, जो कि सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर नोट डाउन करेगा जो कि मीटिंग को अटेंड करेगा, और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा चीफ सेक्रेटरी की अप्रूवल के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला है तो वो उससे फिर क्या कहते हैं उस पर जो फर्दर एक्शन की कंप्लायंस करनी है वो फिर डिसाइड किया जाएगा। नॉट टेकन एज डिसीजन फर्दर एक्शन। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जो कंक्लूजन निकलेगा ना सेक्रेटरी कमेटी का, इसको गवर्नमेंट के डिसीजन के तौर पे ना समझा जाए, बल्कि अगर फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है तो जो बिजनेस के रूल्स हैं उसके मुताबिक उसकी कंप्लायंस की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ये आगे करना है आपने? नहीं, बस यहाँ तक करते हैं एक दफा। यहाँ तक करते हैं। सुबह मेरी एक बुक भी आ जाएगी।